तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी कानून में प्राविधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब ये प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे मतदाता और देश की जनता पूरा समझती है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज़्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहाँ पर वोट बढ़ गए, वहाँ पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहाँ पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। तो पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे। तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से। दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक हैं कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फ़ोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही SIR की आवश्यकता। SIR में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स 7
7,89 लाख लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जिन्होंने पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह एन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7,24,00,000 फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है,